सोचिए, तारीख थी 11 जुलाई 2006। मुंबई में एक बिल्कुल आम सी शाम थी। शहर अपनी पूरी रफ्तार में दौड़ रहा था। लोग दफ्तरों से अपने अपने घरों की तरफ लौट रहे थे और किसी को भी इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि बस कुछ ही पलों में उनकी दुनिया हमेशा के लिए बदलने वाली थी। और फिर ठीक मुंबई के सबसे ज्यादा भीड़भाड़ वाले वक्त में, यानी राशार में, शहर की धड़कन कही जाने वाली लोकल ट्रेनों में एक नहीं, दो नहीं, पूरे 7 बम धमाके हुए। और जो बात सबसे ज्यादा चौंकाने वाली थी वो थी इस हमले की रफ्तार। ये सातों के सातों धमाके सिर्फ और सिर्फ 11 मिनट के अंदर हो गए थे। इस हमले का नतीजा बेहद भयानक था। 209 जानें चली गईं और 700 से भी ज्यादा लोग बुरी तरह जख्मी हुए। ये सिर्फ आंकड़े नहीं, ये वो जिंदगियां थीं जो उस दिन हमेशा के लिए बदल गईं। तो चलिए समझते हैं कि उस दिन हुआ क्या था। उस शाम मुंबई की लोकल ट्रेनें हमेशा की तरह खचाखच भरी हुई थीं। लोग अपनी दिन भर की थकान के बाद घर लौट रहे थे। सोचिए, किसी ने शायद अपने बच्चों के लिए मिठाई के डब्बे भी लिए होंगे, और ये सब लोग आने वाले खतरे से बिल्कुल बेखबर थे। और फिर एक के बाद एक धमाकों ने मुंबई की इस लाइफलाइन को तबाही और चीख पुकार के मंजर में बदल दिया। शाम 6:24 से लेकर 6:35 तक बस 11 मिनटों में मौत का ये खूनी खेल चलता रहा, और ऐसा लगा जैसे पूरी मुंबई थम सी गई हो। ये कोई आम हमला नहीं था, बल्कि एक बहुत सोची समझी साजिश थी। भारत में ये पहली बार हुआ था कि आतंकवादियों ने प्रेशर कुकर बमों का इस्तेमाल किया, और इन्हें जानबूझकर फर्स्ट क्लास के भीड़ भरे डिब्बों में रखा गया था ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों की जान जा सके। तो सवाल ये उठता है कि आखिर क्यों? इतने बड़े और इतने भयानक हमले के पीछे मकसद क्या हो सकता था? ये सवाल हमें इस हमले के क्या से क्यों की तरफ ले जाता है। इस नफरत की जड़ें कहाँ थीं? असल में इस हमले की जड़ें भारत के इतिहास के एक बहुत ही काले और दर्दनाक अध्याय से जुड़ी हुई हैं। आतंकी संगठनों ने इस पूरे हमले को 2002 की गोधरा ट्रेन आगजनी और उसके बाद हुए गुजरात दंगों का बदला बताया। जो प्रतिबंधित संगठन था सिमी, उसने बदला लेने के लिए एक कुख्यात अंतर्राष्ट्रीय आतंकी संगठन से हाथ मिला लिया। तो यहाँ पर दो मुख्य संगठनों का रोल एकदम साफ हो जाता है। एक तरफ था इंडियन मुजाहिदीन, जो कि सिमी से ही निकला एक कट्टरपंथी गुट था और बदला लेना चाहता था, और दूसरी तरफ था पाकिस्तान में बैठा लश्कर-ए-तैयबा, जिसने इन्हें ट्रेनिंग दी, पैसा दिया और हर तरह की मदद की। इसी वजह से ये पूरी साजिश एक इंटरनेशनल टेरर प्लॉट बन गई। अब जो बात हैरान करती है वो ये है कि इस साजिश को कितनी बारीकी से, कितनी प्लानिंग के साथ तैयार किया गया था। तो चलिए देखते हैं कि आतंक का ये पूरा ताना बाना बुना कैसे गया। ये एक पूरा सिस्टम था, एक तरह की टेररिस्ट पाइपलाइन। सबसे पहले इंडियन मुजाहिदीन ने भारत से ही कुछ लोगों की भर्ती की, फिर इन लोगों को ट्रेनिंग के लिए पाकिस्तान में लश्कर के कैंपों में भेजा गया। वहां से ट्रेनिंग लेकर ये आतंकवादी नेपाल और बांग्लादेश के रास्ते वापस भारत में घुसे, और आखिर में लोकल और विदेशी आतंकवादियों ने मिलकर इस हमले को अंजाम दिया। मतलब हमारे ही देश के लोगों को कट्टरपंथी बनाकर उन्हें हमारे ही खिलाफ इस्तेमाल किया गया। पाकिस्तान के बहावलपुर और मुजफ्फराबाद में जो कैंप थे, वहां इन रिक्रूट्स को बाकायदा हथियार चलाने, RDX और C4 जैसे खतरनाक विस्फोटक बनाने और इस्तेमाल करने की पूरी ट्रेनिंग दी गई। ये सब कुछ लश्कर कमांडर आजम चीमा की देखरेख में हुआ। मकसद साफ था, ज्यादा से ज्यादा तबाही मचाना। तो अब ऑपरेटिव्स ट्रेंड हो चुके थे और भारत वापस भी आ चुके थे। इसके बाद मुंबई में ही शुरू हुई हमले की आखिरी और सबसे घातक तैयारी। अब बमों को असेंबल करने का काम शुरू हुआ। करीब 20 किलो RDX और 20 किलो अमोनियम नाइट्रेट का जुगाड़ किया गया। फिर सांता क्रूज की 2 दुकानों से 8 प्रेशर कुकर खरीदे गए। बमों को और भी जानलेवा बनाने के लिए उनमें लोहे की कीलें भरी गईं ताकि वो छर्रों की तरह काम करें। हर बम में एक डेटोनेटर और टाइमर फिट किया गया, और इस पूरे ऑपरेशन के लिए लगभग 60 लाख रुपए हवाला चैनलों के जरिए आए। मतलब हर चीज की प्लानिंग की गई थी। और फिर वो दिन आया, 11 जुलाई 2006। शाम के रश आवर में चर्चगेट स्टेशन से 3-3 लोगों की 7 टीमें अलग अलग ट्रेनों में चढ़ीं। उन्होंने बम वाले बैग्स को उठाया और बड़ी आसानी से ओवरहेड रैक पर रख दिया, ठीक वैसे ही जैसे कोई भी आम मुसाफिर अपना सामान रखता है।
खैर, जब धमाकों का धुआं छाटा तो शुरू हुई भारतीय इतिहास की सबसे बड़ी और सबसे मुश्किल आतंकी जांचों में से एक। पुलिस के लिए ये केस एक बहुत बड़ी चुनौती थी, लेकिन कुछ अहम सुराग हाथ लगे। जैसे धमाके वाली सभी 7 जगहों पर प्रेशर कुकर के हैंडल और टुकड़े मिले। जब इन कुकरों को ट्रेस किया गया तो पुलिस उन दुकानों तक पहुंच गई जहां से इन्हें खरीदा गया था। फोरेंसिक जांच ने भी आरडीएक्स और अमोनियम नाइट्रेट के इस्तेमाल की बात पक्की कर दी। लेकिन सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू तब मिला जब बिहार से कमाल अंसारी नाम के एक शख्स को गिरफ्तार किया गया और उसी के कबूलनामे ने पुलिस को मुख्य साजिशकर्ता फैजल शेख तक पहुंचा दिया। बस यहीं से इस पूरे नेटवर्क की परतें एक एक कर खुलने लगीं। इस लंबी और मुश्किल जांच के बाद मामला कोर्ट पहुंचा और हमले के 9 साल बाद 2015 में एक स्पेशल मकोका अदालत ने अपना फैसला सुनाया। 13 आरोपियों में से 12 को दोषी करार दिया गया। इनमें से 5 को मौत की सजा हुई और 7 को उम्र कैद। लेकिन यहाँ एक कड़वी हकीकत भी है। जो लोग सीधे तौर पर बम धमाकों में शामिल थे, उनमें से 15 आतंकवादी आज तक कभी पकड़े नहीं गए। वो आज भी फरार हैं। और यही बात एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती है। कुछ लोगों की अपीलें आज भी पेंडिंग हैं और 15 हमलावर आज़ाद घूम रहे हैं। तो क्या उन 209 पीड़ितों और उनके परिवारों को वाकई में पूरा इंसाफ मिल पाया है? ये एक ऐसा सवाल है जो आज भी मुंबई की हवाओं में गूंजता है।